ये बताइए, अवधेश पासी का नाम आ रहा है और आपको अभी तक के इस पिछले गुजरे हफ्ते में ये देखने को मिला होगा कि अवधेश पासी का हाथ अखिलेश यादव छोड़ने को राजी नहीं। पहली बात दलित चेहरा, दूसरी बात फैजाबाद और अयोध्या के उस क्षेत्र से जीत कर आना जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ और जहां ये हिंदुत्व को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बनाने की और भुनाने की कोशिश हुई। अगर डेप्यूटी स्पीकर के पद पर अवधेश पासी का कैंडिडेचर तय होता है और चुनाव की नौबत आती है, तो कैसा ये मूव होगा विपक्ष का, जिस पर कंसेंसस बनता हुआ भी दिख रहा है, और हिस्टोरिकली कैसा होगा ये? इसमें नाम महत्वपूर्ण ही नहीं है। आप डिबेट ही गलत तरीके से कर रही हैं मुझसे। तय ये करना है कि क्या सरकार ये पद देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। नहीं, ये तो विजय जी ने तय कर दिया। अवधेश पासी का नाम, ये तो विजय विद्रोही कह रहे हैं कि सरकार नहीं देना चाहती डेप्यूटी स्पीकर का पद। नहीं तो फिर उसमें अवधेश पासी हो या कोई हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये अच्छा नाम हो सकता है कि एक दलित उम्मीदवार को, और अयोध्या से जो जीत कर आए हैं, तो वो वैसे ही एक नेगेटिव हो गया कि सरकार चाहती भी होती यदि डिप्टी स्पीकर बनाना, तो कम से कम अवधेश पासी जी को तो नहीं बनाती। पॉलिटिकल रिवेंज भी है। और नहीं, वो क्यों दलित चेहरे को विपक्ष की तरफ से, मैं अवधेश जी के नाम पे बात नहीं कर रहा, लेकिन दलित कोई चेहरा हो उसे सरकार विपक्ष की तरफ से अपना डिप्टी स्पीकर बना दे, ऐसा संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो विजय भी कह रहे हैं कि संभावना इस बात की नहीं है कि डिप्टी स्पीकर वो विपक्ष को दे। एक थोड़ा सा एडिशनल फैक्टर, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो आप 3 चुनाव का जिक्र कर रही थी स्पीकर का, एक चुनाव हुआ था डिप्टी स्पीकर को लेकर 1967 में, जब नीलम संजीव रेड्डी कैंडिडेट थे। और उस समय सबसे मजबूत मुकाबला अब तक की लोकसभा में हुआ जब 278-207 हुआ। सबसे मजबूत चुनाव विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष का दौर था। नहीं, इमरजेंसी पहले 1976 की बात कर रहे हैं, 67 की, 1967 की, जब नीलम संजीव रेड्डी बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी अकेले अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के जिन्होंने इस्तीफा पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था, मतलब पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया गया था ना, इसलिए। लेकिन नहीं, उससे पहले वो स्पीकर पहले थे, स्पीकर का जब चुनाव हुआ, राष्ट्रीय चुनाव बाद की बात है, इसलिए इस्तीफा दिया था वो। दोनों बार राष्ट्रपति बने के उम्मीदवार रहे। नहीं, लेकिन बने थे। मैं तो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा 52 में चुनाव हुआ, 76 में चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं 67 में भी 67 में हुआ, और 67 वाला ही चुनाव सबसे मजबूत चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी कैंडिडेट थे। और 278 उनको जीत के लिए मिले, और विपक्ष में जो थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जगन्नाथ जोशी, तो उनको 207 वोट मिले। तो ये सबसे मजबूत मुकाबला, एक तरह से कड़ी टक्कर उस समय रही है। ये तो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर है। तो परंपराएं समय के साथ चलती हैं। जैसे अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को लेकर, तो आप 91 से पीछे नहीं जा रही। उसके पहले कांग्रेस ने किसी को नहीं बनाया। क्यों? बने 67 में, नहीं 67 में बने हैं। उसके पहले जो हिल काउंसिल के जो हम तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हिल काउंसिल के वो बने। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा ताकत आपके पास है तो आप अपने हिसाब से बनाते हो। मैं इस पक्ष में हूं, मतलब मेरी यदि राय हो कि विपक्ष को देना चाहिए इस तरह का पद। और एक और चीज समझनी चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे विजय ने जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर उनकी जो पावर्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। सेम स्ट्रेचर है। ये जो हम लोग समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर सबऑर्डिनेट है स्पीकर के, बिल्कुल नहीं। लोकसभा स्पीकर की एब्सेंस में जितनी ताकत लोकसभा स्पीकर की है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है डिप्टी स्पीकर को। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आसान काम नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट को नहीं बैठाना है वहां पर। तो वो, और खासतौर से जब गठबंधन की सरकार हो तो उसमें मुश्किल आती है। अब जो लड़ाई अभी चल रही है उसमें जो बात विजय ने जिक्र की और विनोद जी ने जिक्र की वो ठीक है। उसको सीधे लाइन में यह है कि 240 और 293 के साथ वो कह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं हुए। ये समझ लीजिए कि हम कमजोर नहीं हुए हैं। और विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब समझ लीजिए हम कमजोर नहीं रहे हैं। अब कमजोर नहीं रहे, तो ये कमजोर नहीं रहे हैं कि, और कमजोर नहीं हुए हैं कि लड़ाई हो रही है, इसमें बेसिक है। लेकिन एक बारीक चीज मैं आपको समझाता हूं। यदि आपने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखा हो तो वो मुझे समझ में आया कि उसने बता दिया कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, गठबंधन की सरकार है। 3 मुद्दों पर मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी लाइन में, 3 लाइनों में। एक, उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी पिछली सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम अग्निवीर का जिक्र नहीं है।
दूसरा, राम मंदिर के निर्माण का जिक्र उसमें नहीं है। और तीसरा, यदि आपको चुनाव ध्यान हो तो पिछले चुनाव मतलब चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लागू करने की जिक्र कर रही थी, उसका जिक्र इसमें नहीं है। तो ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि ये सरकार अब वो सरकार नहीं है जो पहले थी। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी वो महीन रेखा है विजय जी, कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सीसीएस का। हाँ। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, CCS विदेश में- मंत्री, जी। वो सेक्रेटरीज की बात हो, एनएसए की बात हो, अभी ओम बिरला की बात हो, विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर नहीं देने की बात हो, तो सारी चीजें इधर कम से कम इंडिकेट कर रही है कि सरकार जैसे चली थी वैसे ही चलेगी। नहीं, इसमें डिप्टी स्पीकर के अलावा और पदों पर यदि आप उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि सीसीएस कोई भी सरकार अपने किसी सहयोगी दल को नहीं देगी। और वो भी एक सहयोगी दल क्या, सहयोगी दल 10, 12 और 16 एमपी से सहयोगी दल नहीं होते ना, कोई 40 का होता, 50 का होता तो फिर भी एक ताकत होती। लेकिन और आपने दूसरा, विजय जी उन बात- मंत्रियों का कद भी, जो एमपीज भी हैं सहयोगी दल के, वो उस कद के नहीं है। भारतीय जनता उसमें महत्वपूर्ण बात दूसरी है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, कि सीसीएस भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा, लेकिन उनमें भी मंत्रियों के चेहरे नहीं बदले, जबकि और बहुत सारे बड़े लोग थे, जैसे नितिन गडकरी साहब का जिक्र कर लें, तो वैसे लोग थे, उनको भी आपने सीसीएस में शामिल नहीं किया। तो नड्डा जी भी हैं, नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो और 3 अध्यक्ष वहां पर रहे हैं, तो वो लोग भी सीसीएस में नहीं लिए शिवराज गए। सिंह चौहान रिपीट किया ना, रिटेन किया। मेरा नहीं, कहने का मैं ये मकसद कह रहा हूं तो यही है कि सहयोगियों का चारों नंबर तो चेहरे- सहयोगियों की चिंता आप बाद में करिए, पहले पार्टी की तो चिंता कर लीजिए। नहीं, लेकिन चारों चेहरों को वापस उसी आए। पोजीशन तो पर वो बैठा यही देना, बताने के यानी लिए कि कि भाई मैं सरकार ही जैसे चली थी वैसे ही चलेगी। और लेकिन स्पीकर का विजय जी- चुनाव खासतौर से हाँ। उसमें महत्वपूर्ण है कि बिरला साहब को दोबारा जो पारी मिली, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर विपक्ष जो है नाराजगी जाहिर कर रहा था कि भाई उनका पिछला कार्यकाल जो है वो ठीक नहीं था, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने साफ किया कि पिछला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा था, इसलिए हम उसका अनुभव का लाभ लेकिन हम ले आपने रहे एक हैं। बात और कही विजय जी, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो, कि विपक्ष के ऐसे किसी चेहरे को जो दलित चेहरा है उसे डेप्यूटी स्पीकर सत्ता पक्ष किसी सूरत नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन समीर चौगांवकर। नहीं, इसमें एक चीज में जोड़ रहा हूं। मैं विनोद जी सवाल नहीं, पूछ लेती हूं? इसी पर अच्छा ठीक है। दरअसल विपक्ष से नाम मांगा जाएगा, सरकार तय नहीं करेगी विपक्ष से कौन होगा। जब मनमोहन सिंह के समय करिया मुंडा को बनाया गया तो विपक्ष से नाम मांगा जाता है कि भाई अगर सरकार तय कर लेगी कि हमको ये पद विपक्ष को देना है, तो इंडिया गठबंधन से नेता विपक्ष से कहेगी अब नाम दीजिए। अब वो अवधेश पासी का नाम दें या शशि थरूर का नाम दें या मनीष तिवारी का दे, ये वो तय करेंगे। और जो नाम जाएगा उसको मानना- अगर मंशा है बनाने की डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष की तरफ हाँ। से, तो जो नाम जाएगा उसको मानना approve पड़ेगा। करना इसीलिए मैंने पड़ेगा। कहा ना, मंशा भी पहला तो अगर सवाल हुआ। मंशा है पहला तो तो सवाल मंशा पर है, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल समीर जी ये